हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस को ख़त्म कर चुके हैं और एज आई टोल्ड यू कि अब हम मिनरल न्यूट्रिशन शुरू करेंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन को शुरू करने से पहले हम आपको मैं बताता हूँ कि आपको पहले उसके लिए 11th की प्लांट एनाटॉमी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको 11th के वो कॉन्सेप्ट अभी रिमेंबर नहीं है, लाइक काफ़ी पुअर कॉन्सेप्ट हैं, जैसा जो है फ्रैंकली मैं बताना चाहूँगा। तो मैं आपको बीच-बीच में जो-जो प्लांट एनाटॉमी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको रिवाइज़ कराता रहूँगा इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मिनरल न्यूट्रिशंस इस टॉपिक को समझने के लिए एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ओके? चलिए, देखिए मिनरल एलिमेंट्स हैं क्या? लाइक यू नो, लाइक मिनरल एलिमेंट्स लाइक ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए, और अगर आप और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे प्लांट के लिए उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल हम ह्यूमन बीइंग के बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मिनरल न्यूट्रिशंस का प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस प्लांट की किस एक्टिविटी को के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि वाटर का अगर ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोमेटा को ओपन करना है, ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है, या फिर आप समझ सकते हो सेल डिवीजन होना है, क्लोरोफिल को बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है। सो हर एक एक्टिविटी के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई हम जनरली प्लांट्स को ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे मिनरल्स सॉइल में सबसे हाई क्वांटिटी में हो। So all the living being is begin to complete their life cycle, take some substances from the outside to complete their life cycle, which is called the nutrition of an organism. देखिए, हम हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी भी सब्सटेंसेस से वो कंपाउंड लेता है, किसी सब्सटेंसेस से वो मिनरल्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो जनरली एक ह्यूमंस जो इस अर्थ के ऊपर होता है, जब वो फूड के थ्रू, ठीक है, या जनरली क्या होता है, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू अपने मिनरल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो only the plant, algae and the few bacteria are the autotrophic, remaining are the heterotropic. Like we are the heterotropic because we dependent on the producers. ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लाइक ए क्लोरोफिल, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स, ये जनरली आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, ओके, इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बात करें तो हमें क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कांट डू द फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं, और इस जब ये फूड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब हम सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कौन से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कौन से पार्ट में मिनरल न्यूट्रिशंस की जरूरत है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, हर एक साइकिल को अच्छे से पढ़ा है, एंजाइम्स के बारे में देखा है, लेकिन इनको चलाने के लिए, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। ओके। सो अगर आप जैसे ग्रीन प्लांट न्यूट्रिशन इज मेनली बाय द मींस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, जो जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको मिनरल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और द डिपेंडेंसी ऑफ अ प्लांट ऑन मिनरल फर्स्ट प्रूव बाय ए डी सोसेरी इन 1804 एंड लेटर बाय द वॉन्सैक इन 1960। सबसे पहले कि प्लांट को मिनरल की जरूरत होती है, इस सबसे पहले इस फैक्ट को डी सोसेरी ने 1804 में इसको बताया था। और लेकिन इसको जो प्रूफ किया था 1960 में वॉन्सैक ने किया था, उसका पूरा नाम था जॉन वॉन्सैक। इसका एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्लांट की, जनरली एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सॉइल लेस कल्चर को करके एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम हाइड्रोपोनिक बोलते हैं या फिर एक्वापोनिक बोलते हैं। जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके मिनरल न्यूट्रिशन की जरूरत को इंडिकेट किया था। ओके। अगर आप लाइक मिनरल न्यूट्रिशंस की स्टडी करना चाहते हैं, उसकी उसकी नेसेसिटी की स्टडी करना चाहते हैं कि प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं उसकी नेसेसिटी क्या है, तो उसकी नेसेसिटी के लिए 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले प्लांट एश एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, फिर दूसरा सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, और तीसरा था वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में से सबसे बेस्ट रहता है वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रही है।
अब सबसे पहले देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ प्लांट टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिनरल है, एग्जांपल कैल्शियम, एग्जांपल नाइट्रोजन, तो उसकी नेसेसिटी क्या है प्लांट के लिए, कहाँ नाइट्रोजन की जरूरत है। तो ये सब चेक करना ही मेथड ऑफ लाइक ये सब चेक करना ही क्या था, लाइक नेसेसिटी ऑफ द मेथड ऑफ द मेथड ऑफ असेसमेंट। देखिए, अब एक जैसे मान के चलो कि एक प्लांट्स को एक कुछ सफिशिएंट अमाउंट की मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हर एक मिनरल प्लांट को ज़रूरी नहीं है। अब यूरेनियम थोड़ी ना ज़रूरत होगा, ठीक है? तो हर ऐसे का गोल्ड थोड़ा ज़रूरत है, गोल्ड थोड़ा ज़रूरत होगी, सिल्वर की ज़रूरत थोड़ी ना होगी। प्लांट को कुछ ही स्पेसिफिक मिनरल फाइंड की ज़रूरत होती है। अगर आप उनके एसेंशियल क्राइटेरिया बनाना चाहते हो कि नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों है, कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए। अब वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, सबसे पहले किया गया था प्लांट एश को एनालिसिस करना। तो क्या किया गया कि हमने प्लांट का कोई भी आपने एक टिश्यू लिया, ठीक है? प्लांट का कोई भी आपने एक पार्ट लिया और उसमें क्या किया, उसको सबसे पहले 70 टू 80 डिग्री पे रखा। ध्यान रखना इसका टेम्परेचर बहुत सोफिस्टिकेटेड रखना होता है, मतलब कहने का मतलब है हम टेम्परेचर इवन 70 भी ना रख के हमें 50 टू 60 के बीच में मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा आप हाई टेम्परेचर रखोगे, वो जो टिश्यू होता है उसका कार्बन ऑक्सीडाइज़ होके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कभी भी एग्ज़ैक्ट मिनरल अमाउंट का पता नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो एक सफिशिएंट टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, प्लांट के टिश्यू को लिया, उसको एक टेम्परेचर पे रखा, जिसकी वजह से उस टिश्यू में प्रेजेंट जितना भी जो वाटर था वो सारा इवोपरेट हो गया। अब जितना भी इवोपरेट हो गया तो नीचे क्या बचा, ड्राई मास बचा। अब आपने ड्राई मास को क्या किया, उसका वेट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए आपने जो पहले टिश्यू लिया था उसका वेट था फॉर एन एग्जाम्पल 100 ग्राम था। आपने क्या किया, उसको टेम्परेचर पर रखा, हम ज़्यादा नहीं रखते, केवल 15 से 20 मिनट ही रखते हैं 70 टू 80 डिग्री के ऊपर। जैसे ही आपने वाटर पूरा इवोपरेट हो गया, अब उसका वेट कम हो जाएगा, मान के चलो 20 ग्राम वाटर था केवल, ठीक है? तो हमें के पास क्या बचा, सिर्फ 80 ग्राम अब टिश्यू का वेट बचा है। अब उस 80 ग्राम वेट में क्या-क्या हो सकता है? अब उसके अंदर सेल वॉल होगा, ठीक है? प्रोटोप्लाज़्म का सारा वाटर तो आपने उड़ा ही दिया, न्यूक्लियोप्लाज़्म का सारा वाटर आपने उड़ा ही दिया, सेल मेम्ब्रेन पे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे उड़ गए। अब बचा क्या? पॉलीसैकेराइड बचा, लिग्निन बचा, साइटोप्लाज़्मिक कंटेंट बचा, मतलब प्रोटीन बचा और सिर्फ मिनरल्स बचे और कुछ ऑर्गेनिक एसिड बचे जो कि क्रेब्स साइकिल में चल रहे होंगे, ऑक्ज़ैलो एसिटिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ऐसे कुछ एसिड बने होंगे, मतलब कुछ होंगे जो कि अमीनो एसिड बनाने में लगे हुए होंगे, लेकिन अब सिर्फ वही बचा होगा। अब ये जो बचा है कंपोनेंट, ये ड्राई मास है, ठीक है? अब आपको सिर्फ चाहिए, देखिए मिनरल न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें तो मिनरल न्यूट्रिशंस के लिए क्या होता है कि आपके सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, निकेल है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और लेकिन जो आपके सेल वॉल है, पॉलीसैकेराइड है, लिग्निन, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को सेपरेट करना पड़ेगा ड्राई मास में। तो हमने क्या किया, जो आपका 80 ग्राम जो बचा था ना ड्राई मास, उसको फर्नेस पे रखा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होता है, इस इतने हाई टेम्परेचर पे आपका जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इवोपरेट हो जाएगा। अब नीचे सिर्फ आपके पास में ऐश बचती है, सिर्फ राख बचेगी। उस राख के अंदर ही सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं, उस राख जो बची है, उस मतलब वो आपकी जो आपका उड़ गया उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड। जो इतने हाई टेम्परेचर पे उड़ गया वो आपका वॉलेटाइल कंपाउंड है, और जो नहीं उड़ा है, जो ऐश के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। तो मतलब आपके जितने भी आपके गैसेस थी, CO2 है, NH2 है, ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, सब डीनेचर हो गए, ग्लूकोज डीनेचर हो गया, इसके अलावा जो कार्बन पॉलीसैकेराइड थे ये सब डीनेचर हो गए, सेल वॉल डीनेचर हो गई। सिर्फ आपके पास बचने चाहिए सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऐश के फॉर्म में बचेंगे, बिल्कुल राख बचते, काली राख। अब हम क्या करते हैं कि उस काली राख में सिर्फ हम हर एक मिनरल्स के अब हम क्या करते हैं, उस ऐश को निकला, अब हम उस ऐश को बाहर निकाल लेते हैं। मान के चलो आपने 80 ग्राम को फर्नेस में डाला था, तो अब हो सकता है कि उसमें से सारा कंपाउंड उठ चुका हो। आपने ऐश का वेट देखा, सिर्फ 20 ग्राम बचा था, 60 ग्राम वो भी ऑपरेट हो गया। अब 20 ग्राम के अंदर ही सारे आपके मिनरल्स होंगे। अब 20 ग्राम क्या करते हैं, हर एक फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस का अमाउंट चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन बचा है, कितना परसेंट। वैसे तो कार्बन बहुत ही कम बचा होगा, क्योंकि 6000 पे कार्बन बचेगा ही नहीं, पहली बात तो वो तो CO2 O2 के साथ एसोसिएट होकर CO2 बन के उड़ जाएगा, ठीक है? वैसे तो नाइट्रोजन भी बहुत कम बचेगा, सल्फर भी बहुत कम बचेगा, क्योंकि ये कंपाउंड्स क्या होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इट मीन जो आपके पास ऐश बचेगी वो एक तो सफिशिएंट क्वांटिटी को शो नहीं करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कुछ कंपाउंड तो ऑक्सीडाइज होकर हवा में उड़ गए, गैस बन गई। लेकिन और दूसरी बात,
आपने अगर एसेंशियल आपने कुछ पैरामीटर को एनालिसिस भी कर लिया, मैग्नीशियम को एनालिसिस कर लिया कि उस गैस में कितना परसेंटेज मैग्नीशियम है, उस गैस में कितना परसेंट आपका कैल्शियम है, कितना क्लोराइड है, कितना निकेल है, कितना मैग्नीज है। तो अब ये बताइए उसकी नेसेसिटी कैसे डिसाइड करोगे कि क्लोरीन क्यों जरूरी था, मैग्नीशियम क्यों जरूरी था? हमने तो सिर्फ अमाउंट का पता लगाया, हमने ये नहीं पता लगाया कि क्लोरीन की जरूरत क्या थी, मैग्नीशियम की जरूरत क्या थी। तो ये उस यूटिलिटी को डिसाइड नहीं कर पा रहा, हमें सिर्फ परसेंटेज अमाउंट पता चलेगा। जब हमें भी कई बार एक्सपेरिमेंट करने होते थे, तो हम अगर आपको सिर्फ यहाँ पता चलेगा कितना परसेंट उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब दूसरा है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली क्या होता है कि हम उस सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में हम प्लांट को सैंड में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, प्लांट को सैंड में ग्रो कराते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जिस सैंड में हमें प्लांट को ग्रो कराना होता है, उसको सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको स्टरलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे ही उसको स्टरलाइज करोगे, सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे और जितने भी उसके अंदर कोई अब मिनरल्स नहीं बचेगा। वो सारे मिनरल्स का जितने भी मिनरल्स होते हैं, सारे मिनरल्स जो होंगे आपके इस लो पीएच के ऊपर इनएक्टिवेट हो जाएंगे, सब लाइक आपके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोई मिनरल्स अब मिनरल प्रेजेंट होगा। ये लिखा हुआ है ना, सॉइल डज नॉट हैव मिनरल, मिनरल कहीं नहीं जाते, मिनरल वही रहते हैं लेकिन वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं लो पीएच के ऊपर, और जिसकी वजह से वो उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम वाटर के साथ इसको वॉश करते हैं, उसको वाटर से जो अल्कोहल से आपने इसको ड्राई अल्कोहल से इसको लाइक इनएक्टिवेट किया था, फिर उसको वाटर से वॉश कर लिया और फिर इसको ड्राई करते हैं, क्योंकि वाटर से वॉश करेंगे ना, वाटर के बाद क्या होता है कि उसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा वाटर के साथ वॉश करने के बाद में। तो उसको ड्राई कर दिया तो सारा वाटर उड़ गया। अब आपकी जो सॉइल थी उसके अंदर, क्योंकि क्या वो वाटर से वॉश इसलिए जरूरी था क्योंकि आपने उसको एसिड से स्टरलाइज किया था। तो अगर एसिड से स्टरलाइज करेंगे तो एसिड को काम होने के बाद उसको धोना भी तो पड़ेगा एसिड को। तो वाटर से वॉश कर दिया, फिर उसको ड्राई कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि अब हम मिनरल में, अब हम क्या करते हैं सॉइल में, मानकर चलो 20 न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे पास है, लिस्ट है 20 न्यूट्रिएंट्स की। अब हम एक एक न्यूट्रिएंट देना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया, सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं था, सबसे पहले क्या किया हमने सॉइल से नाइट्रोजन लिया। हमने सबसे पहले क्या किया, नाइट्रोजन बाहर से सॉइल में डाला, ठीक है। हमने मतलब एक नाइट्रोजन डाला, ओके, एक नाइट्रोजन डाला और रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं डाले। तो अब क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट दिखाई देंगे। क्या होता है कि अगर आपके चलो मान के चलो कि अगर आपने कोई एक मिनरल एलिमेंट नहीं डाला तो उसकी डेफिशिएंसी आपको प्लांट में नजर आएगी। अगर मान के चलो कि आपने नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन से क्या होता है कि क्लोरोफिल जो बनता है फॉर्मेशन नाइट्रोजन की प्रेजेंस में होता है। इसके अलावा उसमें डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नाइट्रोजन बेस की प्रेजेंस में होता है, तो नाइट्रोजन जरूरी होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत जगह है, ठीक है। तो इवन साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, प्रोटीन होती है, वो आपकी नाइट्रोजन की प्रेजेंस में होती है। मान के चलो आपने नाइट्रोजन तो डाला लेकिन मैग्नीशियम नहीं डाला, तो मैग्नीशियम ना डालने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो आयन होता है वो क्लोरोफिल के बीच में होता है, तो मैग्नीशियम ना डालने से क्लोरोफिल पूरा मैच्योर नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया, हर एक मतलब आपने क्या किया, एक एक एलिमेंट्स को डालना शुरू किया और देखा कि किसकी एलिमेंट को ना डालने से कौन सी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, वो उसके एसेंशियलिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास में 100 चीजें हैं, आपके पास में 100 चीजें हैं, आप क्या करें उसमें से 99 चीजों को दीजिए और एक को मत दीजिए। और जैसे ही वो एक को नहीं देंगे तो उसके कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, और जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे मतलब तो ये हुआ ना कि वो उसकी वही के क्राइटेरिया वही वो सिम्टम्स, वो जो क्राइटेरिया है वो मिनरल एलिमेंट के थ्रू उस मिनरल एलिमेंट्स के थ्रू डायरेक्टेड थे, एसोसिएट थे। तो हमने क्या किया, एक एक मिनरल को पकड़ा और डाला, एक एक मिनरल को पकड़ा और डाला, फिर हमने उसकी डेफिशिएंसी को मेजर किया, ठीक है। तो इस तरह के हमने एक्सपेरिमेंट करके हर एक मिनरल्स के रिक्वायरमेंट को हर एक एक्सपेरिमेंट की मिनरल के रिक्वायरमेंट को देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप सॉइल को स्टरलाइज करते हो तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि खत्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार इंटरफेयर कर देते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना होना चाहिए था, और इस मेथड को वर्मी कल्पोनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट में था ये सॉइल, इसको हम सॉइल लेस कल्चर भी कहते हैं, और जॉन वॉन सैक ने सबसे पहले इसको किया था, ठीक है। सैक का नाम भी लिखा गया है, देखिए जॉन वॉन सैक, इसका नाम भी लिखा गया। इसने सबसे पहले इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिनरल कंपोनेंट की असेसमेंट को डिसाइड किया गया। देखिए उन्होंने क्या किया कि सैंड में प्रॉब्लम आ रही थी, सैंड का तरीका सही था लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक जिप्सम प्रेजेंट है, कुछ वर्मी कंपोस्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस क्राइटेरिया को फाइनलाइज करने के लिए
कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सॉइल लेस कल्टीवेशन कराया। उस सॉइल लेस कल्टीवेशन में क्या करवाया कि ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है जिसमें हम वैरायटी ऑफ आज के टाइम में कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कमर्शियल फ्रूट्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया, इसमें एक प्लांट को ग्रो करवाया, और प्लांट को ग्रो करवाया सॉइल लेस में। अब सॉइल देखिए, सॉइल प्लांट को क्या देता है, क्या बताइए क्या देता है? सॉइल से क्या मिलता है, माइक्रोब्स मिलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सॉइल से वाटर मिलता है। अब वही चीज हम प्रोवाइड कर दें प्लांट को, तो क्या सॉइल की जरूरत होगी? बस वही किया आपने, क्या किया, सॉइल, जिस सॉइल को वाटर में डाला और उसी वाटर में हमने ऑक्सीजन भी दे दी। देखिए, एरिएटेड ट्यूब है, ये एरिएशन ट्यूब है, इस एरिएशन ट्यूब के थ्रू हमने ऑक्सीजन दे दी, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, और फिर हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना दिया, न्यूट्रिएंट जो जरूरत होते हैं हमने वो डाल दिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने फनल के थ्रू यहाँ पे धीरे धीरे वाटर और न्यूट्रिएंट धीरे धीरे ऐड करते जा रहे थे, क्योंकि एक टाइम के बाद सारा जब न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर जाएंगे तो न्यूट्रिएंट तो कंटिन्यूसली आपको डालने पड़ेंगे। ये कॉटन से इसलिए फिक्स किया ताकि प्लांट क्या है ना, वाटर में आप रख रहे हो तो सॉइल तो क्या करता है कि वाटर, रूट को क्या करता है, रूट को कैप्चर कर लेता है, होल्ड कर लेता है, लेकिन वाटर तो कर नहीं पाएगा। तो उसको मतलब स्टेगनेंट करने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ उसको कॉटन से फिक्स कर दिया। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हमने लिमिटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। याद कीजिए, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था कि लिमिटिंग फैक्टर वो होते हैं कि आप में 10 खूबियां हैं, 10 खूबियां हैं, लेकिन अगर आप मान के चलो 10 चीजों की, आप में 10 चीजें हैं कि हम क्वालिटी की बात करते हैं, उसमें से 9 खूबियां आपके पास है, एक नहीं है, तो जो एक नहीं है ना, वही आपके क्राइटेरिया को, वही आपकी क्वालिटी को बताता है कि इसमें वो कमी है। लेकिन जो नई खूबियां हैं वो हम कभी देखते नहीं है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूटिलाइज किया उन्होंने। क्या किया, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, मिनरल न्यूट्रिशन के सॉल्यूशन में, जैसे मान के चलो 20 न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, उन्होंने 20 न्यूट्रिशन की लिस्ट बना दी, उन्होंने 19 एलिमेंट डाले और एक नहीं डाला, और जैसे ही एक नहीं डाला तो उसका सिम्टम्स आया, और उसके सिम्टम्स से बताया ये कमियां नजर आ रही है, मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के साथ में डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस किए गए, फिर धीरे धीरे एलिमेंट्स को रिप्लेस किया गया। जैसे एलिमेंट्स को रिप्लेस किया गया, वैसे वैसे हर एक एलिमेंट्स क्राइटेरिया की, एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस का हमें पता चलने लग गया। ओके, तो देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जैसे कि आई कि हमने 20 की लिस्ट है आपके सामने, तो हमने क्या किया, उसको 19 प्रोवाइड किए, एक नहीं प्रोवाइड किया, और जो एक नहीं प्रोवाइड किया, उस ना प्रोवाइड करने की वजह से उस पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल आपको कुछ चेंजेस नजर आए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने उसको सब कुछ प्रोवाइड किया लेकिन मैग्नीशियम नहीं प्रोवाइड किया, मैग्नीशियम ना प्रोवाइड करने से क्या देखा आपने, कुछ टाइम के बाद में उसकी जो लीफ थी वो पीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो जो मैग्नीशियम की वजह से पत्तियां पीली पड़ गई, तो पीली पड़ने का मतलब ये बता दिया, अच्छा पत्तियां पीली पड़ रही है, तो मतलब जो मैग्नीशियम है कहीं ना कहीं इसके क्लोरोफिल के लिए जरूरी होता है। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। आपने देखा कैल्शियम नहीं डाला, कैल्शियम क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए एक रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। आपने कैल्शियम नहीं देखा, कैल्शियम नहीं देखा, तो कैल्शियम नहीं डाला, तो देखा प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो पता चल गया भैया कैल्शियम होता है कहीं ना कहीं इसके सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने एक एक को कम करके उसकी डेफिशिएंसी के थ्रू उसके एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया को डिसाइड किया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो देखा कि जब सॉइल, जो बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो कम से कम 105 तरीके के मिनरल्स हैं। पेरियोडिक टेबल्स में देखे होगे तो ज्यादा दिखते हैं, 120 से भी ऊपर है, लेकिन 105 तरीके के मिनरल सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लांट तो सारे एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, प्लांट तो सारे एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सारे की जरूरत तो नहीं होती है ना। हम अब मान के चलो, प्लांट तो सेलेनियम भी है, गोल्ड भी है, स्ट्रोनियम भी है, सब एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट को तो आप यूरेनियम भी दोगे वो भी एब्जॉर्ब कर जाएगा, सिल्वर भी एब्जॉर्ब कर जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है प्लांट को? प्लांट से थोड़ी ना सोना चांदी उगाना है, प्लांट को जरूरत नहीं है सोने चांदी की, तो क्या वो एसेंशियल क्वालिटी में आएंगे? नहीं आते। तो उन्होंने जब ऐसे हर एक 105 एलिमेंट्स पे स्टडी किया, तो 105 एलिमेंट पे स्टडी करने पे पाया कि केवल कुछ 18 से लेके 19 एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स ही जरूरत होते हैं प्लांट के लिए, इसके अलावा किसी एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दिस आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल एट वेरी लो कंसंट्रेशन। मतलब ये टेक्निक है जिसमें हम 10⁻⁻ ग्राम पर ml, मतलब पर ml में, ठीक है, हम पर ml में 10⁻⁻8 ग्राम की कंसंट्रेशन तो को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी वाटर में, जो कि हम वाटर यूज कर रहे थे, तो वाटर में क्या होगा कि जितना वो प्लांट, कहने का मतलब है कि अब अगर आपने वाटर में मिनरल्स डालते हैं तो हम कुछ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ ही डालते हैं, तो कंसंट्रेशन के साथ में आप डालते हैं तो पर एमएल में कितना अमाउंट आपका एब्जॉर्ब हुआ है और कितना अमाउंट अभी मिनरल वाटर में बाकी है, हम वेरी लो कंसंट्रेशन के साथ में भी हम मिनरल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को।
तो फिर बताया कि एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया क्या है? अब भैया अगर हम देखा हमने 105 तरीके के एलिमेंट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो है भी नहीं सबकी। तो कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया बनाए गए कि यही क्राइटेरिया के जो फिट कर जाएगा एलिमेंट, वही उसके लिए एसेंशियल है, अदरवाइज़ सब के सब बेकार है। ठीक है? तो इसमें से 18 एलिमेंट्स ही ऐसे थे जो कि इन क्राइटेरिया को फिट किया, और रिमेनिंग जो एक आपके बचे कंपोनेंट, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग अ नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड सेट द सीड। मतलब प्लांट को जो आप मिनरल चाहिए, जो एसेंशियल मिनरल्स है, वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आपने उसको नहीं दिया तो प्लांट की फिर साइकिल ग्रो नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने वो अगर मिनरल नहीं है, तो उसकी वजह से प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। और उसकी जो एलिमेंट की जो स्पेसिफिकेशन होता है, वो लाइक जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी स्पेसिफिक, और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कैल्शियम को नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन को कैल्शियम के साथ रिप्लेस कर दिया। इट कुड नॉट बी हैपन। एक एलिमेंट नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ही चाहिए, कैल्शियम तो कैल्शियम ही चाहिए। आप ऐसे किसी भी अल्टरनेट नहीं कर सकते। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। मतलब वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ 3 क्राइटेरिया थे, जो 3 के बेस पे बोला गया है कि जितने प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं वाटर के थ्रू, उनमें से केवल कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जो इस क्राइटेरिया को फिट करते हैं। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है? वो डायरेक्टली, ध्यान रखना, एसेंशियल क्राइटेरिया ध्यान होने चाहिए, वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। और अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको चेंज कर दो, कि नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कैल्शियम से कर दिया, कैल्शियम से नाइट्रोजन। इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा, समझौता नहीं होना चाहिए। और वो जो कंपोनेंट है, वो उसकी रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं दिया तो उसकी लाइफ साइकिल सप्रेस हो जाएगी। ठीक है? तो 3 क्राइटेरिया ही स्पेसिफिक है, जो कि एक मिनरल क्वांटिटी को एसेंशियल बनाते हैं। तो जब देखा गया है कि इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उन क्राइटेरिया को भी, उन एलिमेंट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैक्रो एलिमेंट और दूसरा माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन अ लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट में होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, जो होते हैं आपके, अगर आप पर केजी ड्राई मैटर, मतलब पर केजी का एक जो ड्राई मैटर है, उसमें वो 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल से ज्यादा होने चाहिए। एक पर केजी का आपने ड्राई मैटर लिया, मतलब आपने प्लांट का एक किलो का, मतलब आपने एक प्लांट का एक टिश्यू लिया। ठीक है? उसको वाटर से इवोपरेट करा दिया, 6 टू 70 डिग्री पे ओवन में रखा, पूरा ड्राई हो गया। अब उस 1 केजी के उस पूरे टिश्यू में जो मिनरल का अमाउंट है, वो सिर्फ आपका 10 मिलीमोल से ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो मैक्रो एलिमेंट्स है। और अगर इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आते हैं। और अगर जैसे कि जिसमें अगर आप देखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेसिकली क्या है, CO2 से मिल जाता है। कार्बन भी मिल जाता, देख, कार्बन और ऑक्सीजन तो CO2 से मिल जाता है, और H2O से हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि देखिए, CO2 तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से ले सकता है, H2O सोइल से ले सकता है। अब लेकिन जो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बचे, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको कहाँ से लेने पड़ेंगे? आपको सॉइल से एब्सॉर्ब करने पड़ेंगे। CO2 तो क्या ऊपर से मिल जाएगा। कार्बन तो फिर भी क्या, सॉइल के अंदर कार्बन होता है, वो भी एब्सॉर्ब किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक कार्बन आपको ऊपर से मिल सकता है। ओके? समझ में आ गया? H2O भी नीचे से मिल जाता है। फिर भी कुछ हद तक तो कार्बन, और कार्बन भी सॉइल एब्सॉर्ब करती है। ठीक है? सारा गैसेस फॉर्म में तो नहीं ले पाती है। दे आर नॉट टॉक्सिक इन एक्सेस क्वांटिटी। मतलब मैक्रो एलिमेंट्स का कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे देखिए, पर केजी में वो 10 मिली मोल से ज्यादा होने चाहिए। अगर वो 10 की जगह 15 भी हो गए ना, तो वो कोई टॉक्सिक नहीं है। लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स के केस में टॉक्सिक हो जाते हैं। और इनकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब इसमें से ये कंसंट्रेशन, मतलब 10 मिली मोल से अगर ज्यादा भी हुई ना, तो भी चलेगा, एक्सेस में होने चाहिए। तो इसमें कार्बन आपके जिसमें ध्यान रखना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये फ्रेमवर्क एलिमेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। फ्रेमवर्क एलिमेंट का मतलब ये होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक सेल का फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं सेल का। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सेल के प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। ठीक है? जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में चाहिए, इनको बहुत कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। मतलब पर केजी में इनकी जो अमाउंट की जरूरत है, पर केजी में 10 मिलीमोल से कम होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर ये 10 मिलीमोल से ज्यादा हो गए, तो या 10 मिलीमोल भी हो गए, तो ये एक्सेस, इस क्वांटिटी में ये टॉक्सिक बन सकते हैं, कह सकते हैं रक्षक की भक्षक बन जाता है। ठीक है?
तो इसमें क्या होता है, आयरन आते हैं, मैंगनीज आते हैं, इसके अलावा कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोराइड है, निकेल है। मैं इनकी टेबल दूंगा मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स की। In addition to 17 essential elements named above are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium. They are required by the higher plants. देखिए, इन एडिशन टू दिस, मतलब इन 17, सॉरी 18 नहीं था, 17 था। इन 17 जैसे हमने जो 105 प्लांट सॉइल, 105 तरीके का न्यूट्रिएंट जो सॉइल में पाए जाते हैं, अब उनमें से क्या किया कि 105 में से केवल 17 ही एलिमेंट जरूरत है प्लांट को, 17 ही जरूरत है प्लांट को। तो 17 के अलावा भी कुछ बेनिफिशियरी एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है। लेकिन ये सिर्फ हायर प्लांट्स को जरूरी होती है कि मतलब जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट है उनको जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा 4 है, मतलब 17 तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा 4 कई बार स्पेशल हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हेलोफाइट जो होते हैं, मतलब जो ऐसे प्लांट जो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, उनको सोडियम आयन चाहिए होता है फॉर बैलेंसिंग देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। वरना क्या होगा कि अगर सोडियम आयन नहीं रखेंगे अपने सेल के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होगा, सेल का सारा वाटर, सेल से क्या होगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस होने की वजह से, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से सारा का सारा जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा और प्लाज्मोलाइसिस होगा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो जो कि क्या होता है कि हेलोफाइट्स को अपने कंसंट्रेशन जो होता है वो एक्चुअली दे नीड टू मेंटेन अ हायर सेल कंसंट्रेशन इनसाइड अ प्लांट। उनको अगर अपनी जो अंदर की जो सेल कंसंट्रेशन है वो ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज क्या होगा कि सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सो इन दैट केस दे नीड अ सोडियम आयन द इनसाइड। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम हायर प्लांट्स को जरूरी होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में जैसे कि आप जैसे कि अगर बात करोगे गेहूं के अंदर जरूरी होता है। इसके अलावा जो कुछ बड़े अच्छे बड़े प्लांट होते हैं जैसे जैसे लाइक जो जरूरत होते हैं ह्यूमंस के लिए भी, उनमें सेलेनियम क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है। सो इन सच केसेस दे नीड इन वेरी हाई क्वांटिटी, और सेलेनियम ह्यूमंस के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप ऐसा कोई गेहूं लेते हैं या कोई ऐसा मस्टर्ड लेते हैं जिसमें सेलेनियम है, तो ये बहुत एक अच्छा एक्टिवेटर है एंजाइम्स के। तो ये क्या होता है, कैंसर से बचाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंटाम फैक्टर बन जाता है। अब आपके सामने लिस्ट है कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो अब यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर कुछ 20 कंपोनेंट दिए गए हैं, 20 कंपोनेंट दिए गए हैं, 17 वो थे और उसमें से 3 को इसमें से लिया गया है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक साइड है जिनकी क्वांटिटी 10 मिलीमोल पर केजी ज्यादा होनी चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट इनके क्वांटिटी 10 मिलीमोल पर केजी से कम होनी चाहिए। तो हर एक मिनरल क्वांटिटी का एक एसेंशियल क्राइटेरिया है कि अगर कार्बन की जरूरत क्या है, हाइड्रोजन की जरूरत क्या है। तो उसको हाइड्रोपोनिक से क्या है, जिसको हम सेंट कैलस कल्चर भी कहते हैं। देखिए, अगर आपको किसी की इंपॉर्टेंस का पता लगाना है ना, तो उसको एब्सेंट कर दो, ठीक है। अगर कहते हैं ना कि हर एक इंसान की इंपॉर्टेंस होती है इस अर्थ के ऊपर, और इंसान को एब्सेंस उसकी किसी भी इंपॉर्टेंट जब पता चलती है जब वो नहीं होता है। अगर आपको कार्बन की एसेंशियलिटी का पता चलाना है ना, तो कार्बन को मत दो, ऑटोमेटिकली सारे सिम्टम्स आ जाएंगे कार्बन की वजह से, कार्बन के ना होने की वजह से। वही उसके एसेंशियल क्राइटेरिया। अगर कहते हैं कि हर एक पर्सन की जरूरत होती है इस इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में, तो अगर अपनी इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना है ना, आप उस प्लेस को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। देखिए आपकी जरूरत कैसे वो लोगों को जरूरत फील होने लगती है। तो इसकी वजह से ही इनकी यही कॉन्सेप्ट को यूज किया गया एसेंशियल क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए, जो कि जॉन वॉन सैक ने किया एक्वाकल्चर के थ्रू। इसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं, और या फिर हमको सॉइललेस कल्चर कहते हैं, जिसमें पता लगाया गया कि हर एक एलिमेंट्स की जरूरत है, कोई ज्यादा जरूरत होती है, कोई कम की जरूरत होती है। तो इस तरीके से 17 एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए। 17 में से 4 एलिमेंट कुछ स्पेशल होते हैं। ओके, हम हर एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन, कुछ एलिमेंट जो आपके बुक में दे रखे हैं, सारे नहीं है आपके एलिमेंट्स, लेकिन जो बुक में आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं, हर एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बताया कि CHO ये आपके सेल फ्रेम होते हैं, मतलब सेल का एक फ्रेम बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब आपके प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं ये, ठीक है। क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो किसके बनी होती है, कार्बन की होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की होती है। इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म है वो नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब आपके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद का हम, जैसे कि इसमें है आपका कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा आपको कल मैं क्लास में समझाऊंगा जब आपको थोड़ा सा और बेहतर वे में समझ में आएगा। सो दैट इज अबाउट योर मिनरल न्यूट्रिशन। सो कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और नाइट्रोजन हर एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट्स की जरूरत क्या है, और कौन सा एलिमेंट कौन सी डेफिशिएंसी को शो करता है। अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, चलिए
चलते हैं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास में मिलते हैं, पढ़ेंगे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन की क्या ज़रूरत है। ओके, चलिए, थैंक यू।